आज हम इस वीडियो में कुछ पॉलिटिकल विषय है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला तो ये है कि कांग्रेस ने राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें जाने से इनकार कर दिया या उसको कह सकते बायकॉट कर दिया। दूसरा है मालदीव से जुड़ा हुआ खबर। जैसा कि दोस्तों जानते हैं लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव का एक मसला चल रहा है, उसके ऊपर है। तीसरा कि जो महाराष्ट्र के जो 16 विधायक के अयोग्य होने पे जो स्पीकर का वक्तव्य है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे महाराष्ट्र की परिस्थितियों पे क्या असर पड़ने वाला है और क्या पूरा मामला है। चौथा है कि इंडिया गठबंधन के में अब क्या अपडेट आया है, क्या हो रहा है सीट शेयरिंग के फार्मूले के ऊपर और ये पहुंचा कहाँ तक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर आपसे आग्रह करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत करता हूं वीडियो बनाने में, काफ़ी एनालिसिस करता हूं, उसके बाद ये वीडियो बनाता हूं। आप लोगों को इसे समझने में आसानी होती है या होती होगी कि जो पॉलिटिकल सिनारियो आप देश का वो क्या कहती है। मैं प्रयास करता हूं कि बहुत ही ईजी शब्दों में या बोल सकते हैं कि सामान्य शब्दों में इसको आपको पहुंचाऊं, आपको समझाने का प्रयास करूं। इसलिए अपने दोस्तों, रिलेटिव सबके साथ अब मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हर मेरा वीडियो देख सकें। दूसरा कि लाइक भी करें, अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक करें। कमेंट भी करते रहना चाहिए क्योंकि कमेंट से क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि मेरे वीडियो में और क्या ऐड कर सकता हूँ और क्या ऐसा चीज़ है जिसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ या अवॉइड कर सकता हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कल एक इशू रिलीज किया कि वो जयराम रमेश हैं, उनके नाम में राम है, फिर भी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कांग्रेस की तरफ से कि वो राम मंदिर के जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा उसका कार्यक्रम को नहीं जाएंगे और उसका बायकॉट करेंगे और किसी भी कांग्रेस जो नेता हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं है। अब इसके दो पहलू हैं, एक राजनीतिक एक नैतिक। तो हम पहले राजनीतिक पहलू पे बात करते हैं। राजनीतिक पहलू ये है कि ये मामला इस सेम दोहराता है जो सोमनाथ मंदिर के टाइम पे हुआ था, जब नेहरू जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहाँ पे जाने के लिए मना किया था, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए। सेम मामला ऐसे ही है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का, और वैसे ही हो रहा है कि उन्होंने सारे कांग्रेस के जितने भी लीडर उनको मना किया है। तो इसके राजनीतिक मसला में एक ये हो सकता है कि अब इस राजनीतिक मसले से किसको फायदा हो सकता है, किसको नुकसान। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है और बीजेपी को फायदा होगा। नुकसान किसको होगा? विपक्षी दलों को। क्यों कांग्रेस को क्यों फायदा होगा? कांग्रेस को ये समझ में आ रहा है कि हिंदू वोट बैंक उनके साथ नहीं है या हिंदू लोग उतने वोट नहीं देते जो कि मुस्लिम कम्युनिटी उनको वोट करती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं, उनको उनके समझ की बात है कि अगर हम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे तो मेरा जो मुस्लिम कोर वोट है वो छिटक जाएगा और हिंदू हमें तो वोट देंगे नहीं, क्योंकि जो लोग बीजेपी के कोर वोटर हैं वो बीजेपी को ही देंगे, वो कांग्रेस में कन्वर्ट नहीं होगा। न्यूट्रल हिंदू दे सकते हैं। तो उन्होंने ज़्यादा उचित समझा कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी को क्या ध्यान अपने तरफ खींच रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और विपक्षी दलों में जितने भी दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो या आम आदमी पार्टी हो या आप टीएमसी चले जाइए, वामपंथी, अगर उनके वोट में से अगर मुस्लिम कम्युनिटी का वोट निकल जाए और कांग्रेस में चला जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा उनको फ़ायदा होगा, उनके वोट शेयर में जंप होगा। तो इसलिए वो जानते हैं कि बीजेपी इसको भुनाएगी, कि बीजेपी को एक मौसला मिल जाएगा। वो हर जगह बोलेगी कि देखो ये शुरू से ही हिंदू विरोधी रहे और रामलला के भी विरोधी हैं, बीजेपी के विरोध में रामलला के भी विरोधी हो गए। तो बीजेपी जितना अगर भुनाएगी तो उतने से इनडायरेक्टली इनकी पॉपुलैरिटी भी मुस्लिम कम्युनिटी में बढ़ेगी। ये इनका स्ट्रेटेजी हो सकता है। अब मेरा जो आकलन है वो मैं बता रहा हूँ, इससे बीजेपी को फायदा होगा क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में ये वोट शेयर हिंदू वर्सेस मुस्लिम होकर बटेगा। तो जितना भी लामबंदी होगी उतना दोनों पार्टी को फायदा होगा।
तो इस स्टडी से कांग्रेस को फायदा हो सकता है और बीजेपी को तो होगा ही। अब आते हैं कि नुकसान किसको होगा। नुकसान होगा जितने भी, अगर मैं जैसा सोच रहा हूं, अगर ऐसा होता है और वैसा होता है तो समझ लीजिए कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट अगर दूसरे विपक्षी पार्टियों में जाता है कांग्रेस को छोड़ के, तो वो अगर उनसे अगर कुछ परसेंट वोट भी या कोई इतने परसेंट वोट भी अगर छिटकता है और कांग्रेस की तरफ जाता है, तो वोट शेयर में उनको बराबर का डेंट पड़ेगा दूसरे विपक्षी दलों में। जो मुस्लिम कम्युनिटी के अगर वोट कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर होती है तो ये इनके लिए घाटा या नुकसान का सौदा हो सकता है ये। अब इसके नैतिक पहलू पे बात करते हैं। नैतिक पहलू ये है कि पहले से ही कांग्रेस के विषय में बीजेपी या आरएसएस या बजरंग दल या बीएचपी ये प्रचारित करती रही है कि हमेशा से कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी रही है और हमेशा से हिंदू विरोध में रहती है। उसका वजह ये हो सकता है कि आप सोचिए कि कांग्रेस ने इसके पहले भी जितने भी दूसरे कम्युनिटी के इवेंट हैं, चाहे इफ्तारी हो गया या जैसे भी इवेंट हो, यहाँ तक कि एक बार मुझे याद है कि सोनिया गांधी वो कोई बहुत बड़ा पोप का कोई ऐसा इवेंट था और वहाँ नहीं जा पाई, तो उन्होंने लेटर भी लिखा था कि मैं स्वास्थ्य की वजह से नहीं आ पा रही हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप चाहे तो गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो बीजेपी ऐसा नहीं, अगर मुझे पता है तो उन लोगों को भी पता होगा, तो ये चीज़ और भुनाने का प्रयास करेगी, नैतिकली उनको पराजित करने का प्रयास करेगी। आचार्य प्रमोद कृष्णन है वो खुद मान रहे हैं जो हिंदू लोगों के बीच में कांग्रेस का छवि और खराब होता जा रहा है। तो मतलब ये बैठता जा रहा है कि हिंदू विरोधी पार्टी है कांग्रेस। तो ये एक बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि और जितने दूसरे इवेंट होता है दूसरे कम्युनिटी के, उसमें कांग्रेस हमेशा से पार्टिसिपेट करती रही है, उद्घाटन समारोह में जाती रही है, तो वो एक एक करके बीजेपी वाले बाहर लाएंगे, सोशल मीडिया में उसको दिखाएंगे। आपको भी मिल जाएगा, मैं तो कईयों नाम बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मैंने लोबो आप बताया जो उसकी नैतिकता की वजह से कांग्रेस को घाटा हो सकता है नैतिक दृष्टि से, कि जिस कम्युनिटी में अभी तक आपके लिए फेथ नहीं होगा तो और उसका मतलब अविश्वास पैदा होगा, और बहुत बड़ी बहुसंख्यक समाज है, तो ऑब्वियसली आपको अगर भविष्य में अगर मान लीजिए कि और भी अगर प्रमोद कृष्णन जैसे लोग हैं अगर आपके छिटक जाएंगे तो घाटा भी हो सकता है। अब आते हैं मालदीव के टाइम में। मालदीव आपको दोस्तों आपको पता ही होगा कि मालदीव में एक लक्षद्वीप को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया वहाँ के 3 मंत्रियों ने, उसके बाद उनको वहाँ से सस्पेंड किया गया। लेकिन जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जो मोहम्मद मोइज़ू, वो जो बोल सकते हैं कि चाइना के मतलब जो भी एजेंडा है या जो भी उनका नज़दीकी हो सकता है, नज़दीकी बढ़ाने के लिए उनके इशारे पर काम कर रहे थे। लेकिन आप सोचिए कि जिस चाइना के लिए काम कर रहे थे और वही जब वो चाइना भी गए जीतने के बाद, उन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन भी चलाया था, तो चाइना का कोई भी बड़ा लीडर उनको रिसीव करने नहीं आया। यहाँ तक कि वो अभी चाइना में हैं और चाइना के प्रोटोकॉल के हिसाब से छोटे छोटे प्रोविंशियल लीडर से उनकी मुलाकात हो रही है। अभी तक जीपी ने टाइम भी नहीं दिया मिलने के लिए। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि जिसके लिए वो कर रहे हैं वो उनके साथ खड़ा नहीं है। उसके अलावा जितने भी वहाँ के लोग हैं वो भारत के समर्थन में ट्वीट सोशल मीडिया पे क्षमा भी मांग रहे हैं और ट्वीट भी कर रहे हैं। और बताया जाता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव उनके विपक्षी दल है, अविश्वास प्रस्ताव भी लाने जा रहे हैं इनके खिलाफ। तो अभी चारों तरफ से मोइज़ू घिर चुके हैं और मैंने तो सुना कि वो भारत में आना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। ये मतलब ये खबर भी चल रहा है मीडिया में। तो ये उनके लिए बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा सेटबैक है। ईजी ट्रिप हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, होटल कैंसिलेशन हो गया, फ्लाइट कैंसिलेशन हो गया, ये उनकी अर्थव्यवस्था पे भी एक बहुत बड़ा डेंट डाल रहा है। और अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सर्च करने वालों में लक्षद्वीप का नाम अभी है वर्ल्ड वाइड में, और इजराइल ने भी तो बोला कि मैं लक्षद्वीप को प्रमोट भी करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा भारत के लिए फ़ायदा भी है। तो इन चीज़ों पर मैं सोचा कि आपको ये एक इकट्ठे इतना जानकारी नहीं होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अब आते हैं जो शिंदे साहब के साथ हुआ था, जो आपको पता ही होगा, ये केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था शिंदे साहब के लिए कि ये जो 16 विधायक हैं वो
तभी वैध हो सकते हैं जबकि स्पीकर उनको बैठ रहा है, और पूरा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के ऊपर छोड़ दिया था, जो कि कल उन्होंने भाषण दिया। स्पीकर ने काफ़ी लंबा उन्होंने बताया कि चूँकि 2018 में जो भी इसके बदलाव किया गया, इसके जो शिवसेना के जो संविधान है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इलेक्शन कमीशन के संविधान के हिसाब से कि पार्टी का कैसा संविधान होना चाहिए उसके हिसाब से नहीं है। और ये पहले से ही जगजाहिर था कि मान लीजिए कि स्पीकर तो बीजेपी के हैं, तो अब ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल दिया होगा, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब देना है कि कैसे निर्णय लिया, किस तहत, किस लॉ के तहत लिया, तो उन्होंने पूरा डिटेल किया है। तो काफ़ी बड़े बड़े उनको बैकिंग मिला होगा जो वकील हैं, और उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि नहीं, शिंदे जो सेना है वही असली शिवसेना है, और जो उन्हीं का जो उनके पास शिवसेना का ऑफिस भी मिल गया है, उनका झंडा भी उनके पास है, तो वही असली शिवसेना है। तो ये अभी जो उद्धव ठाकरे का शिवसेना है उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, उनको पता भी रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब चौथा आता है इंडिया गठबंधन, जो कि मेन एक आजकल ज्वलंत मुद्दा है कि इंडिया गठबंधन में शेयरिंग क्या कर रहा है। तो पहले मैं इस पर अपडेट देता रहा हूं कि कांग्रेस अगर इंडिया गठबंधन शेयरिंग का फार्मूला को लेकर चले, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा कोई पार्टी को घाटा होने वाला है या उसको नुकसान होने वाला है तो कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी कंप्रोमाइज़ करती है तो आप बोल सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति आने वाले 2029 के जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें बहुत ही खराब होगी, क्योंकि जो सीट वो देंगे तो वहाँ पे अगर कोई भी हारे या जीते, अगर उम्मीदवार ने वहाँ पे अपना ज़मीन बना लिया तो वो पार्टी आने वाले फ्यूचर में वहाँ से दूसरे सीट कैसे दे सकती है इनको। अगर मजबूत, आप खुद ही मजबूती के लिए दे रहे हो कि आप जाओ उस क्षेत्र से चुनाव लड़ो और वहाँ पे अपना काम करो, तो जो व्यक्ति वहाँ पे काम करेगा ओबियसली वही चुनाव लड़ेगा, चाहे 2029 हो चाहे उसके आगे हो। तो कांग्रेस पार्टी जो जो सीट छोड़ेगी वहाँ पे उनका कार्यकर्ता भी जाएगा, उनके कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता सब खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे पार्टियों में। ये मैं बेसिक पॉइंट बोल रहा हूँ कि जब आपका वहाँ चुनावी कोई उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है तो वो कार्यकर्ता घर बैठ के करेंगे क्या, तो वो धीरे धीरे दूसरे पार्टी में जाकर ट्रांसफर होंगे, दूसरे पार्टियों को ज्वाइन करेंगे। ये तो एक बड़ी बात हो गई, दूसरे पार्टियों को ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गया। इसमें एक और चीज़ चल रहा है, ये तो कांग्रेस के लिए बताया कि हर जगह आप देखिए, आप पंजाब में वही चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पे 6 सीट दूंगा, तो आपको दिल्ली में देखिए तो 3 सीट दूंगा, जहाँ पे मुझे लग रहा है उदित राय को सबसे बड़ा घाटा होने वाला है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के हिसाब से जो सीट उनको दे रहे हैं कांग्रेस को, वहाँ से उदित राय का सीट आम आदमी पार्टी ले रही है, तो वहाँ पर उनको घाटा होने वाला है। अब एक बिहार को लेकर, बिहार आज को सेंटर में है, एक बहुत बड़ा अपडेट ये है कि नीतीश कुमार तो अब इंडी गठबंधन के मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने तो साफ बोल दिया कि भाई मेरे को तो 17 सीट पे मैं लड़ा था, मैं 17 सीट चाहिए ही चाहिए, बाकी जो बचता है 23 सीट आप लोग डिसाइड कर लो, मेरे को मीटिंग भी नहीं करना है। वो साफ मना कर रहे हैं कि मेरे को मीटिंग ही नहीं करना। वो कह रहे हैं कि 16 सीट पे तो मेरे सिटिंग एमपी हैं और एक है, एक नहीं है, नहीं हार गया, फिर भी मैं 17 सीटों चाहिए, आप लोग डिसाइड कर लो। तो अलग से हट गए। अब कहानी यहाँ फंसा है कि सुना है कि जो हरिवंश बाबू हैं उनका जेडीयू के हैं, उनका बीजेपी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, वो उनका बातचीत चल रहा है जो अपना नीतीश कुमार है उनके साथ, और ये हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला आ जाए जिससे कि वो एनडीए में वापस हो जाए। ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को लग रहा है कि सीएम का पद तो मिलने वाला है नहीं, चाहे इंडी गठबंधन हो चाहे कोई हो, क्योंकि अब लालू यादव के सब्र का सीमा भी भर गया, तो वो मानने वाले हैं नहीं किसी भी मुद्दे पर। तो वो निकल के वहाँ से निकलेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, ना बोलते हैं ना खुदा ही मिले ना विसारे सनम। तो सेंटर में भी कोई सरकार तो आने वाली है नहीं इंडी गठबंधन का, तो उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे, तो वो तो वैसे ही हो जाएंगे। पार्टी खत्म हो रही है, उनको कोई पावर नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या। तो वो एनडीए गठबंधन में जा सकते हैं, और नहीं तो तीसरा मोर्चा के लिए वो धीरे धीरे वो अंदर से फील्डिंग भी कर रहे हैं, ऐसा भी मैसेज आ रहा है।
तो ये सब मिला जुला के ये खबर आप लोगों को मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और पूरा का पूरा मेरा वीडियो देखा कीजिए। मैं बहुत ही बारीकी से एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आपको देखना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।